जेफरी चौसर 13 सन 1314 में पैदा हुआ और 1400 में जेफरी चौसर की डेथ हुई। मेडिवल राइटर था, ठीक है। जेफरी चौसर को जाना जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो कहता है कि जेफरी चौसर ने तो इस तरह काम किया जैसे व्हेन दैट अप्रैल विद द शावर सूट, जब अप्रैल का शावर आता है या बारिश होती है अप्रैल की, तो हर एक पौधे को पानी पिर्स्ट का मतलब होता है उसकी जड़ों तक पहुंचता है। तो इसी तरह उसकी पोइट्री ने तो ऐसा वर्क किया है कि हर एक पोइट को एक अंदाज़े बयान दिया है, स्टाइल दिया है न्यू, और एक नए वे से सोचने का उसने डायरेक्शन दी है। तो कहता है कि मैं उन सब क्रिटिक्स को बताना चाहता हूँ जो क्रिटिसाइज़ करते हैं जेफरी चौसर को, वो काऊ की तरह हैं, एनिमल्स की तरह हैं। दे आर जस्ट एनिमल्स, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ जेफरी चौसर। उसने काओ क्रिटी कहा है, काओस क्रिटी कहा है। जैसे वो फूडर चबा रहे होते हैं ना, तो अपना फूडर चबाते तो एक ही जगह पे वो रोटेट करते रहते हैं। कहता है कि द राइटर्स दे क्रिटिसाइजिंग जेफरी चौसर, दे जस्ट लाइक द काउज हु इज जस्ट कडिंग देयर फूडर। कडिंग का मतलब होता है फूडर को चबाना, एक ही जो फूडर है वो मुंह में चबाते रहते हैं, मतलब दे आर जस्ट दे वांट रेपुटेशन। वो क्या चाहते हैं? रेपुटेशन चाहते हैं, मोनोटोनस चीज़ चाहते हैं, एक ही चीज़, यकसानियत और एक ही चीज़, सेम चीज़ चाहते हैं। बट ही हैज़ गिवन न्यू आइडिया, न्यू प्रैक्टिस, न्यू वे टू हैंडल पोइट्री। उसने नया मीटर यूज़ किया, नया रिदम यूज़ किया। तो उसने पहली दफ़ा नई प्रैक्टिस की। पहले एलिट्रेशन में काम होता था, एलिट्रेटिव पोइट्री होती थी, लेकिन वो मीटर लेकर आया पोइट्री के अंदर, न्यू एक स्टाइल लेकर आया। पहले क्या थी, वो रोमांस और हीरो और हीरोइज़म के मतलब लिखा जाता था, लेकिन जेफरी चौसर क्या लेकर आया, उसके अंदर एक वेरियस, पहले एक सर्टन स्ट्रेटा को रिप्रेजेंट किया जाता था। एंग्लो नॉर्मन एज जो थी वो क्या एक सर्टन स्ट्रेटा को रिप्रेजेंट करती थी, कि जिसमें क्या है, लॉर्ड हैं, बैरन हैं, ड्यूक हैं, फ्यूडल्स लॉर्ड हैं। लेकिन क्या हुआ, उसने एक कॉमन बंदे को उसमें पार्टनर, सोमनर, वर्कर, पीसेंट, फार्मर, हर चीज़ को वो लेकर आया। व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर सूट, द ड्राउट ऑफ द मार्च हैथ पर्स टू द रूट। जब अप्रैल में शावर आता है तो वो क्या करता है, द ड्राउट ऑफ द मार्च, जो मार्च का ड्राउट होता है, जो खुश्क साली होती है, वो क्या होती है, हैड पर्स टू द रूट, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हर एक रूट को क्या मिलता है, पानी मिलता है। एट द टॉप ऑफ योर वॉइस वेयर यू स्वेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टाइल। ये वर्ड स्टाइल है। यहाँ पे मैंने देखा तो कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, स्टिल पढ़ रहे हैं, बट द वर्ड इज स्टाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लैडर, सीढ़ी, स्टेप, कि तुम ऊपर स्टेप पर बैठे हो लैडर के ऊपर और तुम वेव कर रहे हो, अपना हाथ हिला रहे हो कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर। यू जस्ट लाइक अ गाइड, यू आर गाइडिंग रेस्ट ऑफ द पोएट वेयर यू स्वे द टॉप ऑफ द स्टाइल। तुम ऊपर स्टेप पर बैठे हो लैडर के ऊपर, एंड यू आर गाइडिंग द रेस्ट ऑफ द पोएट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू रन एंड हाउ नॉट टू रन, कि कैसे चलना है, कैसे लिखना है, कैसे करना है, ये सारी तुमने गाइडेंस दी। Your arm raised and some for the balance and somewhat to hold the reins of the straining attention of your imagined audience। ये कैसे जैसे प्रोज फॉर्म में लिखी हुई है सारी पोइट्री। तो ये पोइट्री है, अगर ये आ जाए और इस तरह की पोइट्री वो दे देते हैं, ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ। योर आर्म रेस्ड, आर्म रेज के बाद उसने फ़ौरन क्या इस्तेमाल किया, हैफन यूज़ किया। इसका मतलब होता है पोइट ज़्यादा आइडिया देना चाहता है, चूँकि उसके पास पेज, वो क्या करना है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड यूज़ कर रहा है, इकोनॉमी ऑफ प्लेस, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स और इकोनॉमी ऑफ प्लेस, ये दोनों, यानी बचा रहा है, वो वक्त भी बचा रहा है, जगह भी बचा रहा है, पेज भी बचा रहा है। उसके पास इतनी जगह नहीं है तो उसने आगे हाइफन लगा दिया कि इससे ज़्यादा बात है। योर आर्म रेस्ड, तुम अपने हाथ उठाते हो, समवट फॉर बैलेंस एंड समवन टू होल्ड रीन्स ऑफ द स्ट्रेनिंग अटेंशन फॉर योर इमेजिन ऑडियंस।
और तुम क्या करते हो, कहता है कि तुम अटेंशन हासिल करते हो अपने अजीम टॉपिक की वजह से। किन की? अपने ऑडियंस की, जो तुम्हें सुनते हैं, जो तुम्हें पढ़ते हैं। उसमें दो है, उसमें टेड ह्यूज ने दो बंदे डिस्कस किए हैं, एक है रीडर, कॉमन रीडर, एक है क्रिटिक्स। अब रीडर तो आम पढ़ते हैं, लेकिन कहता है ये जो क्रिटिक्स हैं ये काउज की तरह हैं, ये एनिमल्स की तरह हैं, जो रेपुटेशन चाहते हैं। उसने नई चीज़ लाई तो वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर ऐसे काउ क्रिटिक्स का कौन सा है? वाइफ ऑफ द बाथ, जिसमें बॉडीली चीज़ों को डिस्कस किया गया है। जब वो आया तो इतनी सेंसेशन हुई इनको कि ये लोग भूल गए सब कुछ, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कहीं रुक ना जाए अपनी तफसील देता हुआ चौसर। You declaimed Chaucer to a field of cow, यानी चौसर क्या है? टू अ फील्ड ऑफ काउ, कि ये जो है ये फील्ड ऑफ काउ हैं, ये सब क्रिटिक्स जो हैं, जो इसको डिक्लेम करते हैं या जो क्रिटिसाइज करते हैं। एंड द स्प्रिंग स्काई हैड डन इट विद द फ्लाइंग लॉन्ड्री एंड द न्यू एमरल्ड ऑफ द थॉर्न्स एंड हथॉर्न्स एंड ब्लैक थॉर्न्स। ये सारे क्या होते हैं? ये फूल हैं, ये कांटे हैं, और हथॉर्न्स जो हैं ये फूल हैं। और तुमने क्या किया? कहता है कि तुमने अपने नए स्टाइल के साथ तुमने सारे कांटे, ये वो उसकी प्रिनिंग की, उसको क्या किया? उसकी स्क्रीनिंग की, अपनी पोइट्री के ज़रिए स्क्रीनिंग और रिफाइनमेंट और ये सब कुछ करके एक बिल्कुल न्यू चीज़ जो है, रिफाइंड चीज़ें जो हैं पेश की। You refined poetry by removing the thorns and bringing new thing. And one of the bumpers of the champagne होता है शराब, bumpers, और तुम क्या लेकर आए? एक न्यू, और ये सारी प्रीनिंग और ये स्क्रीनिंग और सफाई करके तुमने एक न्यू एक शराब तैयार की। एक न्यू कहता है कि तुमने एक जाम तैयार किया, शैम्पेन शराब। You snatch the unpredictably from the pure spirit, और ये तुम सब कुछ लेकर आए, तुमने स्नैच किया या तुमने बनाया एक प्योर स्पिरिट के साथ, यानी एक प्योर चीज़ बना दी। Your voice went over the field toward the Grinchester, तुम्हारी आवाज़ जो है वो दूर दूर ग्रिंचेस्टर इलाका है वहाँ तक सुनाई दी। It must have sounded lost, आवाज़ तो आखिर ख़त्म हो गई। बट द काउ वॉच्ड देन अप्रोच, और जो काउ क्रिटिक्स हैं वो उसको गौर से पढ़ते गए। एंड अप्रोच, और पास आए। दे अप्रिशिएटेड चौसर, यू वेंट ऑन एंड ऑन। अब ये क्या? ये एलिट्रेशन। और तुमने ऑन एंड और कहता तुम चलते रहे, तुमने अपना वो करैक्टर जो है, जो तुम रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे या तुम लोगों को जो रियलिटी बता रहे थे, रियलिज्म बता रहे थे, तुम उसको रिपीट करते गए, तुम उसे क्या बढ़ाते गए, एक्सटेंड करते गए। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है एक्सटेंड करना कन्वर्सेशन को, बात को। हेयर वर द रीजन टू रिसाइट चौसर एंड देन कैम अ वाइफ ऑफ बाथ, और चौसर को कहता है बताना इसके पीछे एक वजह है। क्यों? कि फिर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर आता है, कौन सा? यू वर रैप्ट, और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर आता है किसका? वाइफ ऑफ बाथ का, जो कि एक विडो है। और ये वाइफ ऑफ बाथ क्या है? ये शी इज़ हैविंग मोर देन 7 हस्बैंड, और बड़ी अट्रैक्टिव बॉडी है, और ये बहुत सारे पैलेस्टाइन जा चुकी है, और बहुत सारे कंट्री का इसने विज़िट किया है, बहुत सारे इसने लव अफेयर बनाए हैं। जो हस्बैंड के साथ शादी करती है उसको छोड़ देती है, नए हस्बैंड को ज्वाइन कर लेती है। तो वो एक अट्रैक्टिव कैसा कहता है उसने कैरेक्टर बनाया है। यू वर रैप्ट, तुम बिल्कुल कहता है इंग्रोस हो गए, तुम बिल्कुल कहता है उसमें खो गए। रैप्चर का मतलब है खो जाना। एंड द काउज वर इनथ्रिल्ड, और काउज जो है वो हैरान हो गए, क्रिटिक्स जो हैं। एंड दे शॉक्ड एंड जॉस्टल शोल्डर्स, और बिल्कुल कहता है वजद में आ गया से शोल्डर हिलाने लग गए, अपने कंधे हिलाते हैं। मेकिंग अ रिंग, और कतार एक सर्कल में आते हैं। टू गेज इनटू योर फेस, और फिर बिल्कुल तुम्हारे फेस की तरफ देखते रहते हैं, कहीं रुक ना जाए ये जो पूरा कैरेक्टर बता रहा है। विद ओकेजनल स्नोट एक्सक्लेमेशन, और कहता है हैरान होते हैं और खो जाते हैं। स्नोट का मतलब है खो जाना, हैरानी के साथ। एंड रिन्यूड देयर अस्टाउंडेड अटेंशन, और अपनी अटेंशन जो है टोटली हैरान कुन अंदाज के साथ तुम्हारी तरफ कर लेते हैं। ईयर एंगलिंग टू कैच एवरी इन्फ्लेशन, कि जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है वो हर चीज़ को इतनी गौर से कैच कर रहे हैं। कीपिंग देयर आर्ट 6 फीट ऑफ रेफरेंस, और तुम्हारी इज्जत में तुम्हारे से
6 फीट पीछे खड़े हो जाते हैं, अवे फ्रॉम यू, सॉरी, यू जस्ट कुड नॉट बिलीव, कहता है कि तुम यकीन नहीं कर सकते, एंड यू कुड नॉट स्टॉप, और तुम नहीं रुकते। व्हाट वुड हैपन इफ यू स्टॉप, अगर तुम रुक जाते, वो पूरा करैक्टर या वो पूरी एक्सप्लेनेशन ना देते, तो व्हाट वुड दे अटैक यू, तो ये तुम्हारे साथ क्या करते हैं। स्केर्ड बाय द शॉक ऑफ द साइलेंस, कहता है कि स्केर्ड, तो बिल्कुल कहता खौफ ज़दा हो जाते तुम इनके साइलेंस की वजह से, यानी साइलेंस की वजह से वो बिल्कुल कंफ्यूज या बैफल हो जाते, एंड वांटिंग मोर, और वो और चाहते। अगर तुम कहता है कि पूरा करैक्टर ना बताते तो दे विल बी बैफल्ड एंड कंफ्यूज एंड दे कीप ऑन लिसनिंग टू दैट करैक्टर एट एनी कॉस्ट वट एवर हैपन। यू हैव हैड गो ऑन, लेकिन तुम कहता है कंटिन्यू रहे, यू वेंट ऑन, तुम आगे से आगे उसको नरेट किया, एंड 20 को स्टेड विद यू हिप्नोटाइज, और 20 काउज जो हैं वो तुम्हारे साथ मदहोश, यानी तुम्हें वो फॉलो करते रहे, तुम्हें पढ़ते रहे, चेज करते रहे, और टोटली उन्होंने पढ़ा। एंड हाउ डिड यू स्टॉप, और तुम फिर कैसे रोके। आई कांट रिमेंबर यू स्टॉपिंग, मैं नहीं जानता तुम कैसे रुके। आई इमेजिन द रील्ड अवे रोलिंग आइज एंड द ड्रिवन फ्राम देयर फूडर्स, और कहता है कि मैं देखता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि वो क्रिटिक्स, वो लोग, वो रीडर, वो जो तुम्हें फॉलो कर, वो तुम्हें पढ़ रहे हैं, जो तुम्हें क्रिटिसाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो अपनी आंखें ऐसे ऐसे फेरते हैं, ऐसे ऐसे, रील्ड अवे होता है इधर उधर देखना, रोलिंग आए, और अपनी आंखों को इधर उधर देखते हैं, एंड इफ़ ड्रिवन फ्रॉम द फूडर, बिल्कुल ऐसे ही महसूस करते हैं जैसे एक जानवर के आगे से फूडर उठा लिया जाए, खाना उठा लिया जाए। आई इमेजिन आई शोड देम अवे, शोड देम अवे, मैं इमेजिन करता हूँ और मैं कहता है कि देख रहा हूँ कि उन्हें दूर होते हुए। बट यू सस्टेंटो रेंडरिंग ऑफ द चौसर वॉज ऑलरेडी परपेचुअल, लेकिन तुम्हारा जो टेम्पो है वो चौसर तुम्हारा बिल्कुल कहता है परपेचुअल रहा। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, तुम्हारा जो टेम्पो है वो बिल्कुल कहता है बैलेंस रहा या कंटिन्यूड रहा। वट फॉरवर्ड फाउंड माई अटेंशन टू फुल एंड हैड बैक टू द ओब्लिवियन, कहता है कि मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ या उसे सोचता हूँ तो मैं बिल्कुल ओब्लिवियन हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ सब कुछ और खो जाता हूँ चौसर की वर्क में, क्या कैंटरबरी टेल में या जो भी उसका वर्क है। जब भी उसको पढ़ता हूँ मैं बिल्कुल खो जाता हूँ। ये था जी टेड ह्यूज ने जो एक ट्रिब्यूट दिया है जेफरी चौसर को, ये था। सो लेट्स डिस्कस दिस मैन एंटन चेखव। एंटन चेखव 1860 में पैदा हुए और एंटन चेखव की डेथ हुई है 1940 में। 1940 मुझे बता रहा है कि एंटन चेखव ने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखी है, सेकंड वर्ल्ड वार को भी देखा है। जब फाइट हो रही थी तो सब कुछ उसने फिर देखा है। 1939 से स्टार्ट हुई है, 1945 तक चली है सेकंड वर्ल्ड वार। इससे पहले कि मैं इसकी लाइफ डिस्कस करूं, मैं पहले इसकी समरी आपको बता दूं। एंटन चेखव कहते हैं कि जो लॉ है वो मेरी लॉफुल वाइफ है, लिटरेचर इज़ माय मिस्ट्रेस। कि इनका कोट है, ये बेसिकली क्या थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर, यानी डॉक्टर की प्रैक्टिस की थी, फिजिशियन की। तो वो उन्होंने वो मेडिकल साइंस की तालीम हासिल की थी, लेकिन साथ लिटरेचर से भी लगाव था। तो ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, यानी ये क्या थे, एक प्ले राइट थे। रशिया में पैदा हुए हैं 1860 में और जर्मनी में डेथ हुई है 1940 में। ये एक बॉन्डेड सर्फ था, इसका जो ग्रैंडफादर था ये उसका बेटा था। तो यानी ये क्या थे, वर्किंग क्लास से ही ताल्लुक़ रखता। तो इसने इस तरह के इसके थीम मिलते हैं। अब प्ले राइट है, साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर है। पहले जो है ये शेखोफियन स्टोरी लिखता था, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट भी, ठीक है। इसने जब ये प्ले लिखा चेरी ऑर्चर्ड, तो जो इसका प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, चेरी ऑर्चर्ड ये उसके पास लेकर गया, कहता है ये मेरा प्ले है। तो उसने कहा कि ये मुझे लगती है ट्रेजेडी। कहता है मैंने इसको कॉमेडी लिखा है भाई,
इन दोनों की आपस में बहस होती है, कहता नो इट्स इट लुक्स मी ट्रेजेडी, जो फॉर्मेट है इसका मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ट्रेजेडी है। एनी हो, ट्रेजी कॉमेडी तो लगती है, साथ फार्सिकल एलिमेंट भी चल रहे हैं और सीरियस एलिमेंट भी चल रहे हैं, तो ये भी क्या है, ट्रेजी कॉमेडी टाइप है। तो फार्सिकल एलिमेंट साथ फन भी चल रहा है और सीरियस भी है, नॉन सीरियस भी है। हाँ जी, उसका चेरी ऑर्चर्ड बिकने जा रहा है और वो जो है वो मेहमान घर बुलाए